है दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। बिल्कुल। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। आज मेरे सामने टेबल पर जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जो खुफिया फाइल्स हैं, उन्हें देखकर मैं सच में हिल गई हूँ। मैं समझ सकता हूँ। और वो जो नेबरहुड फर्स्ट वाली सरकारी पॉलिसी है ना, वही तो। बाहर से देखने पर लगता है सब कितना शांत और सहयोगात्मक है, जैसे हम दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी हों। लेकिन जब मैंने इन आधिकारिक दावों के पीछे के डेटा और ऐतिहासिक फैसलों की गहराई में जाना शुरू किया तो एक भयानक रणनीतिक चक्रव्यूह सामने आया। बिल्कुल। एक इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से देखें तो इन फाइलों ने मेरे इस शक को यकीन में बदल दिया है कि जो दुनिया हमें शांत दिखती है उसके नीचे बहुत कुछ सुलग रहा है। और जब हम इन डीक्लासिफाइड रिसर्च पेपर्स का विश्लेषण करते हैं तो जो पैटर्न उभर कर आता है वो वाकई में दिमाग खराब कर देने वाला है। हम जिस दुनिया को सुरक्षित मानकर चैन की सांस ले रहे हैं उसका आधार बहुत ही अस्थिर है। मतलब ये सिर्फ कोई आम कूटनीतिक चर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दस्तावेज सिर्फ आज अकल की बात नहीं करते। ये प्राचीन इतिहास की जड़ों से लेकर आधुनिक सैन्य रणनीतियों के सबसे खतरनाक मोड़ों तक फैले हुए हैं। इनमें कुछ ऐसे ब्लूप्रिंट छिपे हैं जिन्हें आम विमर्श से पूरी तरह दूर रखा जाता है। तो चलिए इस बारूद के ढेर की जड़ों को ही सबसे पहले खंगालते हैं। अगर हम शुरुआत करें तो मुझे हमेशा से एक बात बहुत हैरान करती है। कौन सी बात? रेडक्लिफ रेखा। जब भी हम 1947 के उस नक्शे को देखते हैं तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। सिरिल रेडक्लिफ, हाँ, वो विवादित फैसला। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे भारतीय भूगोल, यहाँ की नदियों और जमीनी हकीकत का जीरो ज्ञान था, उसे हमारी सीमाओं का फैसला करने का काम सौंप दिया गया। उसने महज कुछ हफ्तों में एक लाइन खींच दी और उसका अंजाम हमने देखा है। और नतीजा क्या हुआ? गुरदासपुर, जो भौगोलिक रूप से कश्मीर तक पहुंचने का इकलौता जमीनी मार्ग था, और फिरोजपुर, जहां उस समय का एक बेहद अहम डिफेंस डिपो था, दोनों रातों रात विवादित हो गए। हाँ, 17 अगस्त 1947 की वो घोषणा सिर्फ एक कागजी आदेश नहीं था। वो अनिश्चितता और हिंसा की एक ऐसी त्रासदी थी जिसका खामियाजा हमारी नीतियां आज तक भुगत रही हैं। रुको, इसे देखो। तुम जिसे महज एक ब्रिटिश अधिकारी की अज्ञानता या भूल मान रही हो ना, उसके पीछे का असली ढांचा कुछ और ही कहानी कहता है। क्या मतलब? भूल नहीं थी तो और क्या था? इस रिसर्च पेपर के पेज नंबर 4 पर देखो। यहां एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन ब्लूप्रिंट का जिक्र है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। कौटिल्य? पर वो तो सदियों पुराना इतिहास है। नहीं, वो आज भी हमारी विदेश नीति की रगों में दौड़ रहा है। ध्यान से सुनो। कौटिल्य ने सदियों पहले एक बहुत ही स्पष्ट बात कही थी कि आपका पड़ोसी आपका प्राकृतिक शत्रु है। प्राकृतिक शत्रु? हाँ, आपका पड़ोसी डिफॉल्ट रूप से आपका दुश्मन है और पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र है। अगर हम आज की हर सीमा, हर विवाद को देखें तो ये सिद्धांत पूरी तरह से जिंदा नजर आता है। अगर ये बात सच है, अगर हर पड़ोसी प्राकृतिक प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। कैसा विरोधाभास? फिर ये गुजराल सिद्धांत क्या है, जिसे भारत की विदेश नीति में इतने गर्व के साथ पेश किया जाता है? अगर कौटिल्य का डर और अविश्वास हमारी बुनियाद में है, तो हम अपने पड़ोसियों के सामने बिना शर्त दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं? ये तो दोनों बातें एक दूसरे को काट रही हैं। यहीं पर तो सबसे बड़ा कूटनीतिक खेल है। इसे एक रणनीतिक छलावे की तरह समझो। छलावा? हाँ। गुजराल सिद्धांत को जब हम मंडल सिद्धांत के चश्मे से पढ़ते हैं तो चीजें साफ होती हैं। गुजराल सिद्धांत का सबसे मुख्य स्तंभ है गैर पारस्परिकता, मतलब नॉन रेसिप्रोसिटी। बिल्कुल। आसान भाषा में इसका मतलब है कि भारत अपने छोटे पड़ोसियों को मदद, संसाधन या रियायतें देगा, लेकिन बदले में उनसे उसी वक्त किसी चीज की अपेक्षा नहीं करेगा। सुनने में बहुत भोलापन लगता है, जैसे कोई बड़ा भाई बिना शर्त छोटे भाई की मदद कर रहा हो। पर कूटनीति में भोलापन जैसी कोई चीज नहीं होती। वही तो मैं सोच रही थी, हर चीज की एक कीमत होती है। और यही इसका असली मकसद है। इसके तहत 5S का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति। ओके। जब आप बिना किसी शर्त की किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी में मदद करते हैं तो आप दरअसल मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक रूप से उस पर अपना प्रभाव स्थापित कर रहे होते हैं। आप उसे अपने सिस्टम पर निर्भर बना रहे होते हैं। ओहो, तो ये कौटिल्य के सिद्धांत को खारिज नहीं करता? बिल्कुल नहीं।
ये उन प्राकृतिक शत्रुओं को शांत रखने और अपने प्रभाव में रखने का एक बहुत ही आधुनिक और सॉफ्ट हथियार है। सॉफ्ट हथियार, बात लॉजिकल लगती है, लेकिन डेटा कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है डेटा? अगर ये सॉफ्ट हथियार इतना ही कारगर है तो हमारे पश्चिमी मोर्चे पर ये तनाव लगातार क्यों बढ़ रहा है? ये जो रिपोर्ट्स पश्चिमी मोर्चे और संभावित 2025 के संकट का जिक्र कर रही हैं, वो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करती हैं। हाँ, 2025 का वो सिमुलेशन। इसमें पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे परिदृश्यों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। और यार, ये कोई पारंपरिक युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं जहां सिर्फ टैंक और तोपें आमने सामने होती हैं। ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर का ब्लूप्रिंट है, बहुक्षेत्रीय युद्ध। बिल्कुल, मतलब हमला सिर्फ जमीन या हवा से नहीं होगा। पलक झपकते ही आसमान से ड्रोन्स के झुंड आ सकते हैं। और उसी वक्त हमारी पावर ग्रिड्स और बैंकिंग सिस्टम को ठप कर देने वाले साइबर हमले हो सकते हैं। स्पेस में हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जैम किया जा सकता है। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाएगा। और यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। 2025 या उसके आसपास का समय एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है। पर इस टाइम बॉम्ब का असली ट्रिगर इन ड्रोन्स या साइबर हमलों में नहीं है। तो फिर कहाँ है? इस रिसर्च का जो सबसे संवेदनशील और डरावना हिस्सा है वो है भारत की नो फर्स्ट यूज नीति और पाकिस्तान के फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस के बीच का सीधा टकराव। ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है। नो फर्स्ट यूज मतलब जब तक सामने से हम पर कोई परमाणु हमला नहीं होता, हम अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ उनका फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सामने वाले ने हर छोटे बड़े खतरे के लिए परमाणु हथियार का डर बना रखा है। मतलब बॉर्डर पर एक छोटी सी पारंपरिक झड़प भी हो तो उनका जवाब होता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। एकदम सही। ये एक रणनीतिक ब्लैकमेल है। दशकों से वैश्विक स्तर पर यह थ्योरी बेची गई है कि अगर दोनों देशों के पास परमाणु बम है तो कोई भी युद्ध करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक रणनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। पर ये दस्तावेज तो कुछ और ही साबित करते हैं। ये साबित करते हैं कि ये स्थिरता एक छलावा है। जब एक देश छोटे से छोटे हमले का जवाब परमाणु बम से देने की नीति रखता है तो वहां स्थिरता नहीं होती। वहां एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां एक छोटी सी चिंगारी या किसी कमांडर की एक भूल पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकती है। परमाणु हथियार यहाँ शांति नहीं बल्कि एक अत्यधिक जोखिम भरा चेकमेट का खेल बना रहे हैं। ये वाकई में एक डराने वाला सच है और मुझे लगता है कि हमारी सरकारें भी इस बात को बखूबी जानती हैं। जो चीजें पब्लिक डोमेन में होती हैं वो असली खेल नहीं होता। असली रणनीतिक बिसात उन खामोश रास्तों और गुप्त दरवाजों के जरिए बिछाई जा रही है जिन पर आम जनता का ध्यान बहुत कम जाता है। तुम चाबहार की बात कर रहे हो ना? तुमने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह, अगर हम न्यूज देखें तो इसे महज एक व्यापारिक समझौते के रूप में दिखाया जाता है। हाँ, इकोनॉमी के विस्तार का नाम देकर। लेकिन मैप को ध्यान से देखो। ये चीन और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के सीधे जवाब में उठाया गया एक बेहद आक्रामक रणनीतिक कदम है। ग्वादर और चाबहार के बीच की दूरी बहुत कम है। ये एक तरह की खामोश घेराबंदी है। यानी ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड की चाल है। पाकिस्तान को बाईपास करने की एक बहुत बड़ी योजना। इससे भी कहीं बड़ी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बीच जो 10 वर्षीय अनुबंध हुआ है वो सिर्फ एक बंदरगाह चलाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो और क्या है? ये अफगानिस्तान और उससे आगे पूरे मध्य एशिया तक पहुंचने का सीधा आबादित रास्ता है। इसे INSTC यानी उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा कहा जाता है। मतलब बिना पाकिस्तान की जमीन को छुए सीधे रूस और यूरोप तक माल ढुलाई। ये भारत के विस्तारित पड़ोस में घुसने का एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक तो है, लेकिन मेरा ध्यान बार बार एक ऐसे मोर्चे की तरफ जाता है जिसे अक्सर चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। कौन सा मोर्चा? हमारा पूर्वी मोर्चा, म्यांमार। म्यांमार सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है यार, ये पूरे आसियान समूह का इकलौता ऐसा देश है जो भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करता है। तुम्हारा इशारा त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान प्रोजेक्ट की तरफ है। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ सड़कों की बात नहीं है। कलादान प्रोजेक्ट कोलकाता के बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ता है और फिर वहां से नदी और सड़क के रास्ते सीधे हमारे मिजोरम तक पहुंचता है। ये हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर निर्भरता को कम करने का सबसे बड़ा जरिया है। हाँ, लेकिन दस्तावेजों में जो चिंता की बात है वो है वहां की अस्थिरता। पूर्वोत्तर भारत में जो उग्रवाद है उसके खिलाफ सुरक्षा का म्यांमार सबसे बड़ा बफर है। और म्यांमार में 15 से 25 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये फैक्ट हम अक्सर भूल जाते हैं।
म्यांमार हमारी एक्ट ईस्ट नीति का असली चौराहा है। अगर वहां का गृह युद्ध हमारे हाथ से फिसला तो हमारा पूरा पूर्वोत्तर एक बहुत बड़े सुरक्षा संकट में घिर जाएगा। म्यांमार की इस सुलगती आग से मुझे एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन याद आ रहा है। कैसा कनेक्शन? जब एक तरफ आग लगी हो तो रणनीतिक रूप से हमें दूसरी तरफ एक कूलिंग एजेंट यानी शांति और स्थिरता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यहीं से इन फाइलों में जिक्र आता है भूटान और उसकी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम यहाँ बहुक्षेत्रीय युद्ध, म्यांमार के गृह युद्ध और रणनीतिक घेराबंदी की बातें कर रहे हैं और तुम यहाँ खुशहाली और स्माइल्स के आंकड़े ला रहे हो। यही तो कैच है। इसे सिर्फ फिलॉसफी समझने की गलती मत करो। तो भू राजनीति में खुशहाली का क्या काम? भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने जब कहा था कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली जीडीपी से अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं थी। ये एक सॉलिड मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक ढांचा है। मनोवैज्ञानिक ढांचा? इसके 9 आयाम हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिस्थितिक विविधता शामिल हैं। और इन्होंने बाकायदा एक 66% की खुशहाली सीमा तय की है। अब इसका भू राजनीतिक खेल समझो। अच्छा, तो इसका हमारी सुरक्षा से क्या लेना देना है? इसका सीधा लेना देना है डोकलाम और चीन से। भूटान सिर्फ एक छोटा सा खुशहाल देश नहीं है, वो भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है, एक ऐसा कवच जो सीधे तौर पर एक आक्रामक महाशक्ति के दबाव को झेलता है। ओके, और वो हमारा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर सहयोगी भी है? बिल्कुल। भूटान की ये खुशहाली और आंतरिक स्थिरता दरअसल भारत के लिए पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र की रणनीतिक स्थिरता की गारंटी है। अगर भूटान अस्थिर हुआ तो चीन उसका तुरंत फायदा उठाएगा। और डोकलाम में क्या हुआ था ये हम सब जानते हैं। तो ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस दरअसल एक रणनीतिक ढाल है। ये बात लॉजिकल है कि भूटान की स्थिरता हमारे लिए एक ढाल है, लेकिन हम सिर्फ ढाल के भरोसे नहीं बैठ सकते यार। तुम्हारा इशारा रेड फ्लैग्स की तरफ है। बिल्कुल। जब हम डेटा की तरफ वापस लौटते हैं तो कुछ बहुत ही गंभीर खतरे के संकेत दिखाई देते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आत्मघाती होगा। चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कोई मासूम विकास योजना नहीं है। वो एक आर्थिक अजगर है जो धीरे धीरे हमारे पड़ोसियों को निगल रहा है। चीन की उस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को ही देख लो। ऋण जाल। हाँ, श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इतने भारी कर्ज दिए जो वो कभी चुका नहीं पाए। और फिर चीन ने उस बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले लिया। मालदीव में भी यही खेल खेला जा रहा है। इसे कूटनीति की भाषा में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव में बंदरगाहों के जरिए भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति। ये बहुत बड़ा बाहरी खतरा है, लेकिन जब हम इन फाइलों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि हमारी अपनी नीतियां भी कई जगह फेल हो रही हैं। तुम डिलीवरी डेफिसिट की बात कर रही हो ना? हाँ, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें अपनी कमियों को भी देखना होगा। हम मंच से बड़े बड़े वादे करते हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते हैं, लेकिन जमीन पर काम शुरू करने में सालों साल लगा देते हैं। जो काम 5 साल में होना चाहिए वो 15 साल तक खिंच जाता है। और इस डिलीवरी डेफिसिट की वजह से हमारे पड़ोसी देशों का हम पर से विश्वास कम हो रहा है। वो चीन की तरफ जा रहे हैं जो तेजी से काम पूरा करता है। और इस विश्वास की कमी को हमारा बिग ब्रदर सिंड्रोम और भी बदतर बना देता है। हम अक्सर एक धौंस जमाने वाले भाई की तरह व्यवहार करते हैं बजाय एक समान साझेदार के। और ऊपर से सीमा पार आतंकवाद और म्यांमार पाकिस्तान बॉर्डर से होने वाली ड्रग ट्रैफिकिंग हमारे सिस्टम को खोखला कर रही है। जब हम इन सारी चीजों को मिलाते हैं ना, चीन का ऋण जाल, हमारी डिलीवरी में देरी और आतंकवाद, ये कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। तुम्हारी बातें कड़वी हैं और एकदम सच हैं, लेकिन इस पूरी रिसर्च के आखिरी हिस्से में इन सब निराशाओं के बीच एक मास्टर प्लान का जिक्र है। मास्टर प्लान? कैसा मास्टर प्लान? एक ऐसा एंड गेम जो इस पूरे उपमहाद्वीप की तस्वीर बदल सकता है। सार्क का नाम तो तुमने सुना ही होगा। हाँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पर भारत और पाकिस्तान के तनाव के कारण वो तो पिछले कई सालों से पूरी तरह से निष्क्रिय है। अब इन दस्तावेजों से साफ होता है कि सार्क की लाश को पीछे छोड़ दिया गया है। अब भारत का पूरा फोकस बिम्स्टेक पर है, जिसमें पाकिस्तान नहीं है। ओके। और इस नए संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एक जादुई मंत्र तैयार किया गया है, 4 C's। 4 C's यानी कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी और कॉन्टैक्ट। एकदम सही। कॉमर्स मतलब आपसी व्यापार बढ़ाना, कनेक्टिविटी मतलब नई सड़कें और समुद्री मार्ग,
कैपेसिटी का अर्थ है सदस्य देशों को आत्मनिर्भर बनाना। और कॉन्टैक्ट यानी लोगों का एक देश से दूसरे देश में आसानी से आना जाना। जब मैंने इसके विस्तृत आर्थिक ब्लूप्रिंट का विश्लेषण किया तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आया। अगर हम इन चारों को एक साथ रखकर देखें, बिना रोक टोक के व्यापार, लोगों का स्वतंत्र आवागमन और एक साझा आर्थिक बाजार, कुछ याद आया? क्या ये हूबहू यूरोपीय संघ का मॉडल नहीं लगता? बिल्कुल। क्या हमारी नीतियां भविष्य में दक्षिण एशिया के भीतर एक विशाल आर्थिक एकीकरण का मॉडल बनाने की कोशिश कर रही हैं? हाँ। जैसे यूरोप में शेंगेन एरिया है जहां सीमाएं खुली हैं। यही वो लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान है। ये महज कुछ नई सड़कें बनाने की कूटनीति नहीं है, ये एक नए आर्थिक उपमहाद्वीप के निर्माण की दिशा में उठाया गया कदम है। अगर बिम्स्टेक कामयाब हो जाता है तो आने वाले दशकों में इस क्षेत्र का नक्शा आज से बिल्कुल अलग होगा, कहीं ज्यादा एकीकृत होगा। एक नए उपमहाद्वीप का निर्माण, ये सोच अपने आप में बहुत बड़ी है। इस पूरे रिसर्च फाइल के अंत में एक बहुत ही अहम कोट लिखा है जो इस पूरे विमर्श का सार निकालता है। वो कोट क्या है? इसमें लिखा है कि भारत का पड़ोस केवल भूगोल नहीं बल्कि हमारे लोकाचार और संस्कृति का प्रतिबिंब है। ये लाइन बहुत गहरी है और बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये बातें और ये मास्टर प्लान कागज पर बहुत ही शानदार लगते हैं, लेकिन आज इस सारे डेटा और विश्लेषण के बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल उठ रहा है जिस पर विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कैसे सवाल? अगर हम सच में भविष्य में यूरोपीय संघ की तरह अपनी सीमाएं खोलकर एक संपूर्ण आर्थिक एकीकरण चाहते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां व्यापार और लोग बिना किसी रोक-टोक के आ जा सकें, तो बाधा क्या है? बाधा है वो प्राचीन ब्लूप्रिंट। क्या हम कौटिल्य के उस मंडल सिद्धांत को कभी अपने जहन से निकाल पाएंगे? वो सिद्धांत जो हमारे कूटनीतिक डीएनए में बसा है कि पड़ोसी ही हमारा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रतिद्वंद्वी है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या सदियों पुराने उस गहरे डर और अविश्वास को भुलाकर हम कभी खुली सीमाओं का जोखिम उठा पाएंगे, या फिर ये ऐतिहासिक अविश्वास हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।